आप सुन रहे हैं रेडियो 91.2 नोएडा लोक मंच। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट विनोद शर्मा। हमारा साप्ताहिक लोकप्रिय कार्यक्रम लोक मंच का जन मंथन। इस कार्यक्रम के जरिए हम उन लोगों को, उन समितियों के बारे में चर्चा करते हैं जो समाज में अलग तरह का काम कर रहे हैं और वो अपना समय समाज के लिए देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनशक्ति सेवा समिति के चेयरमैन रविकांत मिश्रा जी और अध्यक्ष नरेंद्र चोपड़ा जी। मैं अपने स्टूडियो में रविकांत जी और नरेंद्र जी का स्वागत करता हूं। रविकांत जी, जो जनशक्ति सेवा समिति बनी है उसके बनाने का उद्देश्य क्या था और कैसे इसका गठन हुआ, थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताइए। सबसे पहले तो मैं नोएडा लोक मंच को धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने हमें समय दिया और विनोद शर्मा जी को धन्यवाद करता हूं। जनशक्ति सेवा समिति ये जन कल्याण के लिए बनाई गई थी और इसका गठन किया हम लोगों ने कि जनता की जो समस्याएं हैं वो कई बार किसी प्लेटफॉर्म के जरिए ही पहुंच पाती हैं। तो उसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर और ये संस्था हमने रजिस्टर्ड कराई मेरठ कार्यालय से, रजिस्ट्रार से। और जिसमें अब जितनी पब्लिक की समस्याएं होती हैं, चाहे वो नोएडा की हो, ग्रेटर नोएडा की हो, वो हम सब लोग इसको उठाते हैं और फिर सक्षम अधिकारियों तक अपने पत्र द्वारा या मिलकर उनको हल कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन समिति का स्टार्ट जो हुआ वो उसका आइडिया कैसा आया, वो किस तरीके से हुआ उसकी समिति की शुरुआत? देखिए, मैं 2017 में यहाँ 2017 में विधायक का इलेक्शन लड़ा था जी नोएडा विधानसभा से। तो जन सेवा है हमें कि जन सेवा हमें करनी है। तो वो एक प्लेटफॉर्म ये था कि किसी सोसाइटी के माध्यम से या एनजीओ के माध्यम से जितने लोगों को जोड़ा जा सके और जनता की समस्याओं को हल किया जा सके। तो एक दिन ऐसा विचार आया और हमारे जो संरक्षक हैं धवन साहब, उन्होंने आइडिया दिए। फिर हम लोगों ने समिति का जनता के लिए गठन किया। अब तक इस समिति में कितने लोग जुड़ चुके हैं? इसमें हमारे करीबन जो है कई अलग अलग प्रदेशों से भी लोग हैं, क्योंकि ऑल इंडिया संस्था रजिस्टर्ड है। करीबन इसमें हमारे 200 लोग मेंबर हैं जो कि इस समिति के सदस्य हैं इस समय। तो अभी तक कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपने शुरुआती दौर में उठाए और उनका नतीजा भी सामने आया? देखिए, सबसे पहले हमने इसमें मुद्दा उठाया था जब माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार बनी थी कि सब उस समय पहले ही सरकारों में क्राइम बहुत था। तो सबसे पहले हमने मुद्दा लिया था नोएडा का क्राइम का। उसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लेटर लिखा और उस समय के जो एसएसपी थे उनसे भी हमारी समिति के पदाधिकारी, हमारे अध्यक्ष जी और हम सब लोग मिले जाके, और उन्होंने हमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया और उन्होंने महिला टीम का यहाँ गठन किया। फिर महिला थाने भी बनाए गए। तो काफी हद तक हम लोगों ने उसमें क्राइम के ऊपर सफलता पाई। तो जो प्रशासन है, प्राधिकरण है और पुलिस का जो है, उनमें कुछ सुधार का आपको लगा कि बातों से सुधार हुआ है? जो मुद्दे उठाए योगी सरकार जब से आई है क्राइम काफी कम हुआ है और अभी बहुत कुछ गुंजाइश और भी है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग टाइम लेके जल्द मिलेंगे। अच्छा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप लगातार प्रयास कर रहे हैं और उनमें अभी समाधान होना बाकी है? देखिए, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के जो अभी मुद्दे हैं, आमतौर पे यहाँ क्या है कि बिजली की समस्या गर्मियों में बहुत ज्यादा आती है। हालांकि नोएडा 24 आवर्स बिजली मिलने का आश्वासन है, बट वो अभी ग्राउंड रियलिटी पे नहीं मिल पा रही है। तो हमारे अध्यक्ष जी से और समिति के लोगों से चर्चा हुई है कि सब वो जो काम गर्मियों में किए जाते हैं फीडर पे या ट्रांसफार्मर बदलने के, तारों के, वो सर्दियों में कर लिए जाएं, जिससे कि गर्मियों में जब जून जुलाई का महीना होता है तो आम जनता को लाइट की कोई समस्या न हो, 24 घंटे विद्युत आपूर्ति मिल सके। नरेंद्र जी, आपकी संस्था ने कुछ ऐसे मुद्दे भी उठाए हैं जो वाकई गंभीर हैं और जिन पर हाल ही में आप लोगों ने चिट्ठियां भी लिखी हैं सरकार को, प्रशासन को, और जिनमें चाहे वो फ्री होल्ड का मुद्दा हो, चाहे और भी कई मुद्दे हैं। थोड़ा सा इस पर विस्तार से बताइए जो इस तरह। सर्वप्रथम मैं विनोद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। हमने अभी तत्काल में मुद्दा उठाया एक जो खाली फ्लैट पड़े हुए हैं नोएडा अथॉरिटी के। जी। हमने सीओ श्रीमती रीतू महेश्वरी जी को लेटर लिखा था और मिले भी थे। तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से उसमें कर दिया, एक्शन लिया, उसमें कार्रवाई शुरू कर दी। सेक्टर 122 में उन्होंने किराए पे देने के लिए अनुमति दे दी। अब प्राधिकरण उसमें कार्य कर रहा है। वाह, बहुत अच्छा। दूसरा हमने मुद्दा उठाया कि जो ये बार बार शासन प्रशासन की जो बोर्ड मीटिंग नोएडा प्राधिकरण की होती है उसमें जन प्रतिनिधि शामिल किए जाए।
वो ही मुद्दा अभी शासन का हमारा लंबित है, उस पर अभी जवाब नहीं आया। हम चाहते हैं कि बोर्ड मीटिंग में जनप्रतिनिधि शामिल हो जाएंगे तो उससे अच्छा रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि शहर की समस्याओं का उनको ज्यादा ज्ञान रहता है। बोर्ड मीटिंग में उनका होना बहुत अनिवार्य होता जाता है। तो अभी और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आप लोग सोचते हैं कि ये गंभीर हैं और इन पे काम होना चाहिए? आपने और भी मुद्दे उठाए हैं कई। हमने फ्री होल्ड का मुद्दा उठाया हुआ है जी। हम और ये चाहते हैं कि पारदर्शिता होनी चाहिए प्राधिकरण में, जो कि अभी उसका अविलंब प्रभाव से नहीं हो पा रहा। प्राधिकरण जो भी भूखंड आवंटित करता है जी जी जी, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए बिल्कुल भी। अभी वो नहीं हो पा रही, तो हमने मुद्दा उठाया हुआ, फ्री होल्ड का मुद्दा उठाया हुआ है, जो काफी वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है। अभी शासन प्रशासन उस पर मेरा ख्याल जल्दी कार्रवाई करने की सोचेगा। अच्छा, जो कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है उसको 1 साल हुआ है, तो आपका आकलन क्या है कि उस कमिश्नर प्रणाली में कंप्लीट सब काम हो गया या अभी उसमें कुछ काम बकाया है? नहीं, उसमें भी काफी काम बकाया है, क्योंकि अभी 1 साल हुआ है। अगर हम उसे कहेंगे 1 साल के अंदर पिछले वर्षों की सब कमियां खत्म हो जाएंगी, तो वो ऐसा नहीं प्रतीत होता। फिर भी 1 साल के अंदर कमिश्नर प्रणाली शुरू हुई है, उसमें काफी क्राइम के ऊपर काफी हद तक इन्होंने सफलता प्राप्त की है। तो आगे लगता है कि जल्द से जल्द एक कमिश्नर प्रणाली से ओर से तो काफी हद तक सफलता प्राप्त कर लेंगे। अच्छा रविकांत जी, ये बताइए कि कोरोना काल रहा 1 साल पूरा, सभी संस्थाओं ने काम किया, आपकी संस्था ने कोरोना काल में किस तरीके से लोगों की मदद की? देखिए, हमारी जो जनशक्ति सेवा समिति है जी जी, उसने कोरोना काल में लोगों को सूखा राशन वितरित किया घर घर जाकर, चाहे वो झुग्गियों में हो, और हमने जो जरूरतमंद थे लोग खास तौर पे उनको हम लोगों ने सूखा राशन हमने काफी मात्रा में वितरित किया, और खाने के पैकेट भी हम लोगों ने कई जगह बंटवाए। तो ये बताइए कि आज की डेट में जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से नोएडा, ग्रेटर नोएडा के सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं जो आने वाले दिनों में आम आदमी के लिए जरूरी है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो मुझे लगता है नोएडा में अभी ट्रैफिक की जो समस्या है जी, वो बहुत आ चुकी है। तो मैं अभी इस मसले पे व्यापारियों को एक संगठन के थ्रू माननीय सीईओ महोदय से ही मिला था। जैसे आपने देखा वो सेक्टर 18 में पार्किंग की बड़ी जटिल समस्या बन चुकी है। प्राधिकरण कहता है कि साहब मल्टी लेवल में खड़ी करिए, दुकानदार कहता है कि साहब अगर मुझे 1 लाख रुपए कैश बैंक में जमा करना है, निकालना है, तो मैं पार्किंग से आऊंगा, तो यहाँ तक सेफ नहीं हूँ। तो उस मुद्दे पे अभी सीईओ नोएडा से हम लोग मिले थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम पार्किंग की समस्या को जल्द से जल्द हल करेंगे, और जो भी ट्रैफिक जाम नोएडा में लग रहा है, चाहे वो रेड लाइट खराब पड़ी है या यू टर्न है, उस पर तत्काल प्रभाव से उन्होंने आश्वासन दिया है कि उसको समस्या को हल करेंगे। अच्छा, पार्किंग दरों को लेकर भी बवाल होता रहता है लगातार, तो आपके नजरिए से पार्किंग की दरें कैसी होनी चाहिए जो आम आदमी के लिए सहूलियत भी हो और प्राधिकरण उसको कारगर तरीके से लागू कर सकता हो? देखिए, मेरा तो नोएडा प्राधिकरण से, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से निवेदन है कि इस समय कोविड काल में काफी काम धंधे लोगों के डिस्टर्ब हो गए हैं, जॉब चली गई है, तो निम्न वर्ग को भी सोचते हुए कम से कम पार्किंग की दरें जितनी मिनिमाइज हो जाए वो करनी चाहिए पब्लिक के। चोपड़ा जी, इस समय पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक बहुत बड़ी दिक्कत है। जो पहले डीटीसी की बसें चलती थी, बाद में इन्होंने अपनी बसें चलाई एनएमआरसी की, अब वो बसें भी बंद हो गई। तो इस समय पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसों का नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आना जाना बंद है लगभग। तो इस मुद्दे पे भी क्या कभी आप लोगों ने डिस्कशन किया है? देखिए, अभी कोरोना काल के दौरान जी, ये मुद्दा भी उठा था। तो हमने बात भी की है, लेटर भी लिखा है। तो वो कह रहे हैं कि जब कोरोना काल पूर्ण रूप से तो अभी समाप्त होने में काफी टाइम लग जाएगा। अब जो कोविड का जो चल रहा है एक्शन प्लान इनका, कोविड की वैक्सीन आ गई है, तो अभी ये चाह रहे हैं कि इसके बाद फीडर बसें चलाई जाएंगी नोएडा के अंदर, मेट्रो टू मेट्रो, और उसके बाद डीटीसी की बसें आए। अभी किसान आंदोलन की वजह से भी थोड़ा सा मामला ठप पड़ा हुआ है, तो जैसे ही माहौल ठीक होगा तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, लेकिन सारे काम खुले हैं, फैक्ट्रियां खुली हैं, कारोबार खुला है, सब चल रहा है, तो बसें ना होने से जो दिक्कतें हैं वो स्थायी समाधान उसका कैसे हो? आज भी अगर हम चर्चा करें कि यूपी रोडवेज का बस अड्डा सेक्टर 35 में वो 2006 से ऐसे ही पड़ा हुआ है, उस पर कोई समाधान नहीं हुआ। तो इस तरीके की समस्याओं पर, और खासतौर पर जो प्राइवेट बसें हैं जिनमें लगभग 2-3 हजार बसें हैं, उनके खड़े होने की कोई व्यवस्था पूरे नोएडा में नहीं है।
तो इस तरह की व्यवस्था ग्रेटर नोएडा में भी ऐसी समस्या ना हो, इस पे भी आप लोगों का कुछ नजरिया? इस पे हमने सीओ श्रीमती रीतू महेश्वरी से बात की है हमने। उन्होंने कहा ये कोविड काल खत्म होने के बाद या कुछ इसमें राहत होने के पश्चात इस मुद्दे को उठाया जाएगा। और इस बीच में किसान आंदोलन आ गया, तो दिल्ली से बसें जा रही, वहां नहीं पा रही, जा नहीं पा रही, तो उसके बाद ये हो जाएगा और फीडर बसें जल्द से जल्द शुरू हो जाएंगी ग्रेटर नोएडा नोएडा के लिए। रविकांत जी, एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि जो नोएडा से ग्रेटर नोएडा मेट्रो जाती है, तो उनके बीच में 51 के आसपास बहुत दिन से समस्या अटकी हुई है, जिसमें लोग उतरते हैं, फिर नीचे चलते हैं, फिर ट्रेन पर चढ़ते हैं। तो बॉटनिकल गार्डन में जैसी व्यवस्था है कि आदमी ऊपर से ऊपर जाता है, फिर तो ऐसी व्यवस्था यहाँ क्यों नहीं हो पा रही है? क्या इस मुद्दे को कभी उठाया? नहीं, हम लोगों ने इस मुद्दे पे ऋतु महेश्वरी से पिछले साल ही बात करी थी। तो वहाँ एक स्काई वॉक बनाने का अथॉरिटी का प्लान है। अभी आपने देखा होगा पेपरों के माध्यम से या न्यूज के माध्यम से, वहाँ एक आइका कंपनी को अथॉरिटी ने एक कॉमर्शियल प्लॉट दे दिया है। उसमें कंडीशन डाली है कि ये जो मेट्रो के लिए बनना है, इसको कंपनी बना के देगी। बहुत जल्द इस समस्या से लोगों को राहत मिल जाएगी। कल की बोर्ड मीटिंग में भी ये प्रस्ताव पास हो गया। अच्छा। अब आप एक बात बताइए, नोएडा ग्रेटर नोएडा दोनों बड़े शहर हैं, दादरी भी है साथ में, इनको तीनों को मिला के एक बात सामने आ रही है कि अब जेवर एयरपोर्ट भी बन रहा है, तो क्या जो कमिश्नरी सिस्टम हमारी मेरठ में है, एक नई कमिश्नरी बनाने का सुझाव आपके मतलब नजरे में क्या है? ये नहीं, मैं जनशक्ति सेवा समिति के माध्यम से ये माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह जरूर कर रहा हूँ, ये तीनों प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा, नोएडा और यमुना एक्सप्रेस एक हो जाए और इनका एक ही चेयरमैन हो और इनको ड्यूटीज अलग अलग बांट दी जाए। और उससे क्या है कि काफी सरकारी खर्चे में कटौती होगी, मुझे जो लगता है। और पब्लिक को, मान लो चाहे ग्रेटर नोएडा की पब्लिक है या दादरी की है, नोएडा की है, सब लोगों को एक ही जगह मतलब आने में बड़ी आसानी हो जाएगी। नहीं, लेकिन कमिश्नरी सिस्टम अलग है, जिसमें आपको छोटे छोटे काम के लिए मेरठ जाना पड़ता है। जो कमिश्नरी है, अब चूंकि खुद में इतने बड़े हो गए नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना, तो मिला के गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर, ये मांग उठ रही है कि बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर मिला के एक कमिश्नरी बनाई जाए नई। नहीं, अच्छा सिस्टम है। अगर ये हो जाता है तो और पब्लिक को राहत मिलेगी, इसमें कोई बुराई नहीं है। कमिश्नरी सिस्टम अगर गौतम बुद्ध नगर में आ जाता है तो अच्छा सिस्टम रहेगा, कामयाब रहेगा। अब एक आखिरी सवाल दोनों से एक एक। रविकांत जी, आप नोएडा में जब आए तब से अब तक उसके नोएडा के बारे में अपना थोड़ा सा अनुभव बताइए। कैसे आए और कैसे मतलब आपने नोएडा को देखा? देखिए, मैं जब नोएडा में आया तब नोएडा विकसित हो रहा था। आज से करीबन 25 साल पहले की बात है जी। जब मैं नोएडा में आया तब नोएडा विकसित हो रहा था। ये अराउंड 94-95 की बात है। और नोएडा मैं ये कहूंगा कि वास्तव में नोएडा ने सभी को सब कुछ दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम यहाँ सेटल हुए, पहले हमने जॉब भी करी यहाँ आके, फिर धीमे धीमे बिजनेस किया कंस्ट्रक्शन का, और उसके बाद हम पॉलिटिक्स में भी आ गए 2009 से। और नोएडा सभी के लिए उनकी उम्मीदें जरूर पूरी करता है। और नोएडा मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में विकास में सबसे आगे है इस समय, और सबसे आगे रहेगा। चोपड़ा जी, अपना भी थोड़ा बताइए, कैसे आप नोएडा तक पहुंचे? मैं 92 में दिल्ली से शिफ्ट हुआ नोएडा। जी। उस टाइम अविकसित था। विकसित होने में इसको कम से कम 6 साल फिर लगे। 1998 से यह विकसित विकासशील पे दौर पे चल पड़ा। उसके बाद आज तक 20 साल के दरमियान काफी विकास हुआ है। नोएडा का रेवेन्यू सबसे ज्यादा नोएडा से रेवेन्यू मिलता है सरकार को। पर बीच में कुछ वर्षों में जब दूसरी सरकारें आई, उन्होंने नोएडा की तरफ विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया। परंतु अब जब से योगी जी की सरकार आई है, विकास को पूर्ण ध्यान दिया जा रहा है। अब आप देखिए, जमुना एक्सप्रेस से जेवर एयरपोर्ट आया, फिल्म सिटी का होने जा रहा है, और 25 तारीख को विजय दिवस मनाया जा रहा है। योगी जी आ रहे हैं। हमने उनसे समय भी मांगा है मिलने के लिए, जनशक्ति सेवा समिति ने, और उम्मीद करता हूँ कि हमें समय मिलेगा और हमसे उनको अपनी परेशानी बताएंगे। तो ये थे जनशक्ति सेवा समिति के अध्यक्ष नरेंद्र चोपड़ा जी और चेयरमैन रविकांत मिश्रा जी।
जो हमारे साथ चर्चा कर रहे थे नोएडा, ग्रेट नोएडा की विभिन्न मुद्दों पर और कैसे जनशक्ति सेवा समिति ने नोएडा, ग्रेट नोएडा में अपने मुद्दों को, जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया और किस तरीके से सरकारी प्रयासों के जरिए उनको हल करने की कोशिश की। इस तरह की संस्थाओं को हम आगे भी अपने इस कार्यक्रम में शामिल करते रहेंगे। मैं रविकांत जी और नरेंद्र चोपड़ा जी दोनों का अपने इस कार्यक्रम में शामिल होने और समय देने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सुन रहे हैं रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।